नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। ये वीडियो है 4% लोगों के लिए, बाकी 96% आप डिसलाइक करिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो में हम आपको जो सिखाने वाले हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। और लॉन्ग टर्म में किसी को हेल्प चाहिए नहीं, सबको चाहिए कि कल मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, कल मुझे 1000 का प्रॉफिट हो जाए, कल मुझे लाख का प्रॉफिट हो जाए। मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, एक रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा, उस रिपोर्ट से आपको मैं कई चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो लाइक कर लेंगे, हमें अच्छा फील होगा। अब हम आपके सामने वो डेटा रख रहे हैं, बहुत ध्यान से यहाँ पर कुछ समझिएगा। यहाँ पर कई चीज़ें हैं सीखने के लिए। पहले हम डेटा आपको समझाना चाहते हैं। सबसे बड़ा पार्ट भारत के लोगों का कहाँ पर लगा होता है? 48% पैसा, यानी कि 48% जो एसेट है भारत के लोगों के पास, वो प्रॉपर्टी में होती है। ठीक, ये आप समझ गए। मतलब कि अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लेना चाहें तो लगभग 50% पैसा एसेट के रूप में प्रॉपर्टी में लगाते हैं भारत के लोग, या फिर लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर जहाँ पर भारत के लोग सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं वो है गोल्ड, और यहाँ पर फिजिकल गोल्ड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फिजिकल गोल्ड बहुत ज़्यादा है और ये नंबर है 17% के आसपास। तीसरे नंबर पे जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं वो है इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड। आप पीपीएफ इसको समझते होंगे, पेंशन फंड। ये सब जोड़ जाड़ के लगभग 11% पैसा यहाँ पर लोग लगाते हैं। उसके बाद बैंक डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, यहाँ पर लोग 17% पैसा लगाते हैं। बचे कितने प्रतिशत लोग? 8%। इन 8% में से 4% लोग कैश में पैसा रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट का सेविंग अकाउंट हो, ठीक है, या फिर आपके बैंक का सेविंग अकाउंट हो, या फिर आपके पास कैश एज मतलब नोटों की गड्डी आप समझ सकते हो। जैसे सुना होगा आपने, फिल्मों में देखा भी होगा, कुछ लोग नोटों की गड्डी जो है तकिया बनाकर उस पे सोते हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, 4% लोग ये काम करते हैं। बाकी जो बच्चे बेचारे दुबले पतले 4% ये आते हैं इक्विटीज़ में। और यहाँ पर इक्विटीज़ का मतलब स्टॉक मार्केट है। और याद रखिएगा, इस इक्विटी में ये जो 4% हैं, इसमें लगभग 2.5% पता है कहाँ से आते हैं? म्यूचुअल फंड से, यूलिप से, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये इसका भी कुछ पैसा लगता है। एनपीएस अगर आपने सुना होगा, जो लोग सरकारी जॉब में होंगे उनको पता होगा एनपीएस क्या है। एनपीएस का भी इसमें योगदान है, लगभग 2.5% यहाँ से आ जाते हैं। मतलब इनडायरेक्ट वे में इक्विटीज़ में पैसा लगता है लगभग मोर देन 2.5%, लेकिन मैं एक सेफर साइड पर रहने के लिए 2.5% मान रहा हूँ। बाकी जो बचे 1.5% हैं, ये लोग बहादुर हैं, आपके जैसे, हमारे जैसे, जो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, ये 1.5% लोग, ये 98.5% लोगों से बेटर कैसे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो 48% लोगों का पैसा लगा हुआ है कहाँ पर? रियल इस्टेट में। क्या ये गड़बड़ है? नहीं, ये गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लूप होल्स हैं वो बड़े बड़े गड़बड़ हैं। पहली चीज़ आप समझिए कि अगर आपको रियल इस्टेट में पैसा लगाना है तो आपके पास 10 लाख, बहुत छोटे शहर में रहते हो तो भी आपके पास कम से कम 10 लाख होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 8 से 12 लाख होना चाहिए। तब आप एक ऐसी ज़मीन ले सकते हो जिस पे आप एक अपना घर तैयार कर सको। मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, इंडिया के हर शहर का अलग मिजाज है। और ये अगर आप बड़े शहरों में चले जाओ तो यही आंकड़ा 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ भी चला जाता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट छोटे से छोटे इंडिया के शहर में 8 से 12 लाख रुपए की एक 1 BHK या 2 BHK घर बनाने के लिए। और लगभग हमको उतने में इन्वेस्टमेंट करना होता है, अगर हम एज एन इन्वेस्टमेंट इसको देख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम उसको बेचना चाहेंगे तो ऐसी ही ज़मीनें आसानी से बिक पाती हैं। अगर इससे छोटी है तो कौन खरीदेगा? क्या वहाँ पर कुछ भी ऐसा बनेगा जो यूजलेस हो? आई होप आप समझ गए होंगे। या फिर बहुत प्राइम लोकेशन हो जहाँ पर एक एक रूम की कीमत हो, तो जैसे कि जहाँ पर बच्चे तैयारी करने जाते हैं, जैसे कि दिल्ली में कुछ लोकेशंस हैं, प्रयागराज में कुछ लोकेशंस हैं, कानपुर में है, पटना में है, राजस्थान में है, मुंबई में भी हैं। इवन बहुत बड़े बड़े शहरों में अलग अलग तरीके से हैं। जो लोग यहाँ से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, वहाँ पर एक एक रूम की बड़ी कीमत है। खैर, हम वापस आते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो 50% भारत का पैसा जा रहा है, 50% लोगों के पास जो एसेट है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक चंक, बड़ा चंक लगता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो वो लोग गलत नहीं है। पहली चीज़ कि वो अपना पैसा काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करते हैं जब वो रियल इस्टेट में लगाते हैं। दूसरी चीज़, रियल इस्टेट का जो रिटर्न है वो भी कम नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली, या फिर आप कह सकते हो कि लगभग सही है। अगर हम महंगाई के केस में भी देखें तो वो महंगाई को आराम से बीट कर जाता है। ठीक है, मतलब उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा एसेट क्लास है। इक्विटी को अगर छोड़ दिया जाए, इक्विटी को हम एक बार के लिए किनारे रख दें, तो
ये जो रियल इस्टेट है इसके अलावा कोई भी ऐसा एसेट क्लास नहीं है जो महंगाई को बीट कर पाता हो, लेकिन जो रियल इस्टेट है वो महंगाई को बीट कर पाता है। लेकिन जब बात आती है लिक्विडेट करने की रियल इस्टेट को, तो कई सारे तामझाम हो जाते हैं। और ये जो भी लोग आप में से ये चीज़ फील किए होंगे अपने आसपास, फैमिली में, पड़ोस में या रिश्तेदारी में, तो आपको खुद पता होगा कि रियल इस्टेट खरीदना कितना बड़ा हेक्टिक काम होता है, रियल इस्टेट को लिक्विडेट करना यानी कि बेच देना कितना हेक्टिक काम होता है। और जो यहाँ पर चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं। जैसे कि जब भी आप खरीदने जाओगे तो मान लेते हैं कि 10 लाख की आप कोई ज़मीन में पैसा लगाने जा रहे हो, तो लगभग 1 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है, जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं। मुझे कुछ खास जानकारी नहीं, लेकिन लगभग इतना लग जाता है। तो वहाँ पर चार्जेस भी आपको एक बड़े लेवल पर देने पड़ते हैं। यहाँ पर जो ये 50% लोग हैं, क्या ये गलत कर रहे हैं? नहीं, ये गलत नहीं कर रहे हैं, बस इनका जो मीडियम है वो गलत तरीका है। मैं आपको समझाता हूँ 1 मिनट। जैसे कि मतलब चलिए मान लेते हैं आपको अभी एक नई नौकरी मिली, मान लेते हैं कि आप अच्छी खासी कमाई कर लेते हो, मान लेते हैं कि लगभग आप 40,000 महीने कमाते हो, ठीक है, 40,000 कमाते हो। अब आप 15,000 रुपये बचाना चालू किए। अब इस 15,000 को बचाने के लिए, ठीक है, आपने कुछ परसेंटेज इसमें से सेक्रीफाइस किया कि भाई साहब 40 का लगभग हम 35% जो है पैसा सेव करने वाले हैं। इस पैसे से हम रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमको आपको लगभग कितना साल लग जाएगा? मान लेते हैं 10 लाख हमको इकट्ठा करना है, तो लगभग 1,80,000, हाँ 15 × 12, हाँ 1,80,000 हो जाएगा। 1.8 मान लेते हैं इसको 2, तो लगभग हमको 6 साल लग जाएंगे 10 लाख रुपए पाने के लिए। तो 10 लाख हमने जब सेव कर लिया तब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहाँ पर? रियल इस्टेट में, रियल बेसिस पे। कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हैं, ठीक। अब हमको 6 साल इंतजार करना पड़ा। जब हम एक 40,000 की इनकम कर रहे हैं, उसमें से हम 35% सेव कर ले रहे हैं। बहुत से ऐसे महारथी होते हैं जो 1 लाख कमाते हैं लेकिन फिर भी 15% नहीं सेव कर पाते। ये मैं बहुत अच्छा वेल मैनेज्ड तरीका लिया हूँ। इतना तो आपको करना ही चाहिए, 30 से 35% आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। एज एन इन्वेस्टमेंट वो जाना भी चाहिए, ठीक है। अब सोचिए कि आपने 6 साल गंवा दिए ये पैसा इकट्ठा करने में, उसके बाद आपने रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। मान लेते हैं कि रियल इस्टेट जो है वो 8 साल में या 6 साल में आपका पैसा डबल कर देता है, तो भी आपको 12 साल लग गए ना अपने पैसे को डबल होते देखना। क्योंकि आप ये पैसा कहाँ पर रख रहे हो? बहुत रखोगे तो बैंक के कैश में ले जाकर रख दोगे, सेविंग में बहुत कर दोगे, आरडी कर दोगे, एफडी कर दोगे, जहाँ पर आपको 5 से 6% रिटर्न मिलेगा। और 6 साल में ही वो लगभग 10, 11, 12 लाख होगा, जो यहाँ पर अगर आप महंगाई से कंपेरिजन करो तो आज से 6-7 साल बाद इस ज़मीन की कीमत भी बहुत तगड़े से बढ़ जाएगी। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ कि जब भी आपको प्रॉपर्टी रियल इस्टेट में पैसा लगाना होगा तो आपके पास या तो बड़ा पैसा हो, या फिर अगर आप बड़ा पैसा इकट्ठा करते हो तो आप महंगाई को बीट करने वाले किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रह ही नहीं पाओगे अगर आप इक्विटीज़ में नहीं हो तो मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप लोन लेकर के पैसा सेव कर करके उसमें जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिना इक्विटी का सहारा लिए, तो ये आपके लिए वर्स्ट केस सिचुएशन साबित हो सकती है। यानी कि इन 50% लोगों को मैं एक बार के लिए सही भी कह सकता हूँ, सही ठहरा सकता हूँ, गलत भी ठहरा सकता हूँ। जो भी पॉइंट मुझे प्रूव करना हो मैं बड़ी आसानी से प्रूव कर दूंगा। और सबसे अच्छी बात इन 50% लोगों की ये है कि ये बड़े पेशेंस वाले लोग होते हैं। इनको पता है कि हमने ज़मीन खरीद ली, अब ये तो पुश्तैनी चीज़ है, हम 10 साल रखें या 100 साल रखें कोई फ़र्क हमको पड़ता नहीं है। तो जिनके पास पेशेंस होता है वही प्रॉपर्टी में निवेश कर पाते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है वही कर पाते हैं। जिनके पास कम फंड है उनके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, और जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है इंडिया में वो क्या है वो भी समझाएंगे। वो तो आप समझ गए होंगे, लाल घेरे में बंद है, लाल घेरे में कई चीज़ें बंद हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर प्रॉपर्टी बेस्ट सिनारियो होता है इन्वेस्टमेंट का जहाँ पर 50% लोग पैसा लगा रहे हैं, तो आप ये सुनते कि विदेश से ये बड़ी फर्म आ रही है भारत में ज़मीन खरीद रही है, ये बड़ी फर्म आ रही है ज़मीन खरीद रही है, विदेश से माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है भारत में ज़मीन खरीद रहा है, विदेश से सैमसंग आ रही है या गूगल आ रही है, कोई भी कंपनी आकर भारत में ज़मीन खरीद रही है। आपने ये सुना कभी न्यूज़ में? नहीं। वो विदेश से इंडिया में आ रहे हैं क्या करने? बिजनेस। यानी कि आपको ये पता है कि इंडिया में अगर कुछ बेहतरीन काम कर सकता है आने वाले 5, 10, 15, 20, 50 सालों में, तो वो है बिजनेस। तो आपको बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, और उसका सबसे सटीक उदाहरण आपके सामने इक्विटीज़ है। यहाँ पर आप कम पैसे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और कई अलग अलग तरीके हैं आपके पास, माध्यम आप जानते हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.5% लोग करते हैं, हम इन पे वापस आएंगे कभी, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। इनका डिसीजन औसत है, ठीक है। 50% लोग जो कर रहे हैं वो कहते हैं ना, आगे पीछे चलकर हमारा रिश्तेदार खरीद लिया, हमारा पड़ोसी खरीद लिया, हमारा भाई खरीद लिया, तो हम भी जाकर कूद पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
इसको हम इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। इग्नोर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ ना बेस्ट केस सिनारियो है, ना वर्स्ट केस सिनारियो है, एवरेज केस सिनारियो है, और एवरेज केस की कोई यहाँ पर सुनवाई बड़ी है नहीं इस देश में, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बड़ी कंपनियां भारत में आकर ज़मीन नहीं खरीदती, वो बिजनेस करती हैं। और अगर बड़ी कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, उन्हें पता है बिजनेस में ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप बिजनेस में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते हो? आपको इक्विटीज़ में पैसा लगाना ही चाहिए। वर्स्ट केस सिचुएशन इक्विटीज में पैसा लगाने की ये होगी, आप इन 2.5% लोगों को फॉलो करें, म्यूचुअल फंड, यूलिप या एनपीएस में पैसा, एनपीएस के थ्रू इसमें पैसा लगाएं, या फिर आप बेस्ट केस डिसीजन ले लें, या आप उन 1.5% लोगों में आएंगे। यहाँ पर आप अपनी रिसर्च करेंगे, अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, अच्छे बिजनेसेस को देखेंगे और वहाँ पर अपना पैसा डालेंगे। अब बात कर लेते हैं वर्स्ट केस इन्वेस्टमेंट चीज़ों की। सबसे पहले मैं गोल्ड की बात करूँगा। मुझे गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट पसंद क्यों नहीं है? गोल्ड में मैं बहुत ही सेलेक्टिव होकर के बहुत सही समय पर पैसा लगाना चाहता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट गोल्ड में, वो भी फिजिकल गोल्ड में, मैं कभी नहीं करना चाहूँगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी मैं फ़ैन तो हूँ इसका, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं जितना बड़ा इक्विटी का हूँ। तो अगर आपको गोल्ड में पैसा लगाना है अपने बच्चों के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए, तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए। यहाँ पर आपको 2.5% रिटर्न मिलेगा, प्लस गोल्ड का रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ अच्छी होगी। लेकिन अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद के अपने सर पर रख ले रहे हो, बीवी के सर पर, मम्मी के सर पर, किसी के भी सर पर, तो आप वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर फाइनेंस ले रहे हो, इतना याद रखिएगा। वो एक ख्वाहिश हो सकती है, वो एक खूबसूरत चीज़ हो सकती है जो उनको पसंद हो, तो आप दिला दीजिए, उसको एज अ गिफ्ट समझिए, उसको एज अ इन्वेस्टमेंट कभी मत समझिएगा। समझ गए? तो यहाँ से मैं कुछ डिसलाइक्स जरूर पा जाऊंगा जो भी हाउसवाइफ देख रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, केवल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, अगर आपको ट्रेड करना है गोल्ड में, मतलब कि गिरावट आई तो खरीद लीजिए, तो आपके सामने गोल्ड बीज वगैरह ऑप्शन है, उसके ऊपर मैंने कई वीडियोज़ बनाई हैं, आप जाकर देख लीजिए। तो जो वर्स्ट केस चीज़ हो सकती है वो अभी हमारे सामने नहीं आई है, उसके ऊपर हम चलते हैं। इंश्योरेंस, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड्स। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, पीपीएफ मुझे बहुत पसंद है, पीपीएफ मुझे बहुत पसंद है। अगर आप कहोगे मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, पीपीएफ में पैसा लगाना है, एनपीएस में पैसा लगाना है, यूलिप में पैसा लगाना है, मैं कहूँगा चुपचाप पीपीएफ में पैसा लगाओ। अगर दिमाग है तो आओ इन 1.5% की कैटेगरी में अच्छे बिजनेसेस को सेलेक्ट करो, वहाँ पर अपना पैसा डालो। लेकिन अफसोस की बात है कि इंडिया में इंश्योरेंस के नाम पे क्या बिकता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी प्लान का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि इंडिया में 95% लोग लगभग अभी के सिनारियों में, मैंने जहाँ तक अपने आसपास लोगों को देखा है, ये एग्जैक्टली मैं किसी रिसर्च से ये डेटा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर मैंने अपने आसपास 100 लोगों को देखा है, उनसे मैंने पूछा है, वो जो प्लान लिए हैं उनके पास टर्म प्लान नहीं है, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, फालतू के प्लान है कि इतने साल बाद ये मिलेगा, इतने साल बाद बच्चा पैदा होगा, बच्चे की शादी के लिए ये है, बच्चे की बीवी के लिए ये है, बच्चा पढ़ाई करेगा ये है, मतलब फालतू के प्लान लेकर बैठे हैं, कोई रिटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेकर बैठे हैं। अब सोचिए अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो अपने आप को पढ़ा लिखा कहना बंद कर दीजिए। पढ़ा लिखा ये मतलब नहीं कि आपके पास कोई डिग्री हो, पढ़े लिखे का मतलब ये है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो हर केस में एक स्मार्ट डिसीजन साबित हो। तो अगर आप फालतू के इंश्योरेंस करा कर बैठे हो तो अपने आप को पढ़ा लिखा कहना बंद कर दीजिए। वीडियो भी डिसलाइक करके जा सकते हो आप। रिव्यू कीजिए, आपके पास कौन सा इंश्योरेंस प्लान है उसको चेक कीजिए, क्या मतलब तुरंत बंद कीजिए पैसा डालना, ये आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा। बाकी पीपीएफ का मैं फैन हूं, अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढना है, पीपीएफ से बेस्ट कुछ है नहीं। एफडी कराने से अच्छा पीपीएफ कराइए, 15 साल का वहां पर लॉक इन होता है, लेकिन टैक्स की बचत बहुत मतलब सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो लोग कहते हैं कि हम कैश पे ऐश करेंगे, तो भाई आप तकिया बनाकर सो, वो आपका शौक हो सकता है, लेकिन अगर आप कैश लेकर बैठे हो तो इस कैश को कम से कम आप लिक्विड फंड्स में डाल सकते हो। अगर आपके पास बैंक में कैश है या घर पे पड़ा कैश है, एक कहावत है ना, घर में नहीं वो ऐड है, घर में पड़ा हो सोना फिर काहे कोरोना, तो वही हाल लोग कैश के बारे में भी सोचते हैं। कैश होना चाहिए, आपके अकाउंट में होना चाहिए, कैश अपने पास मत रखो, कुछ पैसे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत लोग इसको एसेट बता रहे हैं। अब कैश को एसेट बताने वाले लोग मुझे पता नहीं मतलब किस कैटेगरी के लोग हैं। बाकी ये 4% लोग भी अच्छा डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये 11% का अच्छा डिसीजन है नहीं, ये 17% भी बहुत अच्छा डिसीजन लिए नहीं है। बैंक डिपॉजिट एफडी ये महंगाई को कभी बीट कर पाया, जल्दी तो नहीं बीट कर पाता। जैसे आरबीआई रेट ऊपर नीचे करेगा ये भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो देख लीजिए ये भी अच्छा डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये भी नहीं ले रहे हैं, इवन ये 4% भी नहीं ले रहे हैं, इवन ये 4% भी नहीं ले रहे हैं, इनमें से सिर्फ 1.5%। अब आप कहोगे भैया क्या यही 1.5% ही महंगाई को बीट कर पाते हैं? नहीं, ये जो यहाँ पर 2.5% लोग आए हैं, इन जिन 2.5% लोगों की मैंने बात की, इनका डिसीजन बुरा नहीं है कि ये मार्केट में बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन इनका डिसीजन एक तौर पे बुरा है कि अगर इनके पास हफ्ते में 2 घंटे भी है, हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे, या अगर एकदम कट कर देना हो तो 1 घंटे भी है, तो भी इनके पास ऑप्शंस हैं, अच्छे बिजनेस के स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लें और वहाँ पर डायरेक्ट पैसा लगाएं, क्योंकि वहाँ पर इनको डिविडेंड भी मिलेगा, चार्जेस कम लगेंगे और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बाकी ये लोग तो औरों से अच्छे हैं ही,
तो इस वीडियो को बनाने का क्रक्स क्या था? इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा क्रक्स मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ तक आए हो, कि जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 5 साल 8-10 साल के लिए देखते हो, प्रॉपर्टी में निवेश करते हो 5 साल 8-10 साल के लिए देखते हो, इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड में या फिर यहाँ पर देखते हो तो कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी 25 साल के लिए भी आप इंश्योरेंस ले लेते हो, एंडाउमेंट प्लान वगैरह बहुत सारे प्लान्स हैं, आपको पता है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर भी आप कितना समय देते हो वो आपको पता है। मतलब हर इन्वेस्टमेंट जो भी यहाँ पर एज एन एसेट आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर आप समय देते हो। और इस चीज़ को मेरे नोट कर लीजिएगा कि इन 1.5% लोगों में से जो 95% लोग हैं वो फेल सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो इस एसेट क्लास को समय नहीं दे पाते। इससे जस्ट पहले हमने एक वीडियो बनाई है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कर देना, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। और आपको यहाँ पर मैंने ये चीज़ जाते जाते समझा भी दी कि अगर आपने समय नहीं दिया इस एसेट क्लास को तो आप इन 1.5% के उन 95% लोगों में आ जाओगे जो यहाँ पर आकर लॉस करके चले जाते हैं। है बड़ा आसान कि भाई साहब बिजनेस को सेलेक्ट करो और वहाँ पर पैसे लगाकर आगे बढ़ो। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे एज अ कोट दिखाई देती है, जब भी आपके पास ताकत आती है, किसी भी नेता को जब आप घूस लेते हुए, किसी सरकारी कर्मचारी को जब आप घूस लेते हुए देखो, पकड़ो, उसको समझो, तो ये समझ जाओ जिसके पास भी ताकत आएगी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बंदा गलत करने लगेगा। जैसे कि बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सबको बिटकॉइन खरीदवा के खुद अच्छे से पैसा कमा करके बैठ गए कोने में, वीडियो भी कुछ लोगों ने डिलीट कर दी और कुछ तो इतने महारथी हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आपको डिस्क्लेमर देकर बैठे ही थे। जैसे मैं देकर बैठता हूँ ऐसे हर कोई आपको डिस्क्लेमर देता है कि आप कहीं भी पैसा लगाओगे तो लॉस आपका होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी क्योंकि लॉन्ग रन में यही सब चीज़ें आपकी मदद करने वाली हैं कि आपके पास जो नॉलेज है वही आपके काम आएगी। सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, ये चीज़ आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में आए हो, इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, तब आप समझ जाओगे कि सही समय पे स्टॉक्स को कैसे खरीदना चाहिए। अदरवाइज जो हो रहा है इस देश में वो बड़ी कलाकार वाली चीज़ है। इन 48% लोगों के पास मजबूरी भी है कि ये अपने आसपास पड़ोसियों को देख करके यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ मान लेता हूँ कि इनके पास पैसा बहुत है, वैसे भी इंडिया में लोग पैसा धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं तब वो रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी में निवेश कर पाते हैं, लेकिन उनका माध्यम कभी भी इक्विटी नहीं होता। वो बेचारे कैश में रख करके, बैंक डिपॉजिट रख करके, ठीक है, कोई इंश्योरेंस प्लान लेकर के, आलतू फालतू के इंश्योरेंस प्लान कहीं किसी के पास जमा करके, या बहुत से लोग तो लोन ले करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सोचिए ये कितनी बुरी चीज़ है, लेकिन एज एन एसेट उनके पास ये चीज़ है। तो जब ये आपके पास पैसा कहीं से भी इकट्ठा हो जाए, इक्विटी से आप कमा लो या कहीं से भी कमा लो, तब आप अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी में निवेश करो तो मुझे कोई वहाँ पर तकलीफ नहीं है। लेकिन जो लोग लोन लेकर के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके डायरेक्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं तो वहाँ पर मुझे तकलीफ है। और मैं वही बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो साफ साफ हमको दिखाई देता है कि हाँ भाई साहब, वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची की ज़मीन जो है वो 10 लाख में ख़रीदी थी 10 साल पहले, अभी वो 15 लाख की हो गई या 20 लाख की हो गई। अगर बहुत अच्छी लोकेशन पे है तो हमको लगता है हाँ यार, चंदू के चाचा ने अगर चंदू की चाची के लिए ख़रीदा था तो टिंकू के चाचा भी तो टिंकू की चाची के लिए खरीद सकते हैं। बस यहाँ पर हमको रियलिटी दिखाई दे जाती है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई साहब HDFC बैंक 10 साल पहले यहाँ पर ट्रेड करता था, अभी वो 3 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सब चीज़ हमको समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम HDFC बैंक खरीदेंगे, आज मान लेते हैं 1500 पे खरीदा, कल वो 1600 का हो गया। अरे यार, पेट में हमारे डाइजेशन खराब हो रहा है, अरे 1600 कैसे आ गया, 1600 आ गया, 1600 कैसे आ गया, इसको बेच के भागना है, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा पेट दर्द होने लगा। ये होता है हमारे साथ। तो रियल इस्टेट में जब हम पैसा लगाते हैं तो हम उसको एसेट समझ के रखते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आ गए, नहीं भाई हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे करोगे तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शर्म करो अपने ऊपर। तो तरीके अलग अलग हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्टॉक मार्केट में कई सारी चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, स्विंग ट्रेडिंग होती है और इंट्राडे होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो समय तो देना पड़ेगा। और जैसे वहाँ पर चंदू के चाचा ने 10 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, तो चंदू के चाचा ने HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोई किसी कंपनी का अगर स्टॉक खरीदा होता 10 साल पहले, उसको जाकर कंपेयर करो। और ये तो मैं बैंक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो बहुत धीरे धीरे बेचारे चलते हैं। बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं ना, एक साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो चुके हैं। मैं हमेशा नहीं कह रहा हूँ ये होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। तो भी इक्विटीज़ हैं बदनाम क्योंकि वो आपको आज़ादी देती हैं। और मैंने बोला ना, वो कोट मुझे बहुत पसंद है कि इस देश में अगर आपने किसी को आज़ादी दे दी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो फ्रॉड निकल जाएगा या फिर वो अपनी आज़ादी से अपना सर ही पीटेगा, अपना सर फोड़ लेगा। समझ गए? तो ये सब चीज़ें आपको करनी हैं। ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ये गलती कर रहे हैं, और अगर वो
ये गलती कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इस दुनिया में सारे लोग इग्नोरेंस पे जी रहे हैं, मोर देन 90 to 95%। इसीलिए आप उनको समझाएंगे तो अच्छी बात रहेगी कि आपने जो इंश्योरेंस लिया है वो गलत लिया है, आपने जो पेंशन फंड लिया है वो गलत लिया है, आपने जिस तरीके से प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोचा है वो गलत सोचा है, आप फालतू में सोना खरीदे जा रहे हो तो रोना ही पड़ेगा आपको। बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और आरडी किए पड़े हो, ऑप्शन आपके पास इक्विटीज़ का है फिर भी, तो उनको समझाओ कि आपको सही जगह पैसा लगाना आना चाहिए। अगर आपको इक्विटी में नहीं पैसा लगाना, किसी छोटे स्टार्टअप में पैसा लगाइए, किसी छोटे बिजनेस में पैसा लगाइए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको पता है लॉन्ग रन में बिजनेसेस ही आउट परफॉर्म करेंगे पूरी दुनिया की बाजार को, याद रखिए। इसीलिए जब भी कोई बड़ी कंपनी भारत में आती है तो वो ज़मीन नहीं खरीदने लगती। नहीं, चंदू चाचा ने 10 लाख की ज़मीन खरीदी थी, 20 लाख की हो गई, चलो भैया बिल गेट्स आए हैं, वो बोल रहे हैं नहीं हम यहाँ पर अपने पोते पोतियों के लिए ज़मीन खरीद लेते हैं। ऐसा वो नहीं करते, उनको पता है बिजनेसेस ही लॉन्ग रन में परफॉर्म करने वाले हैं। या तो खुद का बिजनेस कर लीजिए या फिर इक्विटीज़ में आ जाइए, और स्मार्ट तरीके से आना पड़ेगा हर जगह। मैं आपकी मदद करता रहता हूँ। आई होप आप ये वीडियो अपने उन सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करोगे जिनका आप मतलब अलग तरीके से भला चाहते हो। जलन तो होती है लेकिन क्या करें, एज अ गुडविल जेस्चर उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।